हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं इंडियन पॉलिटी के, जिसमें कि हमने डिस्कस करा था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो भी हुए एक्ट्स आए ब्रिटेन पार्लियामेंट के थ्रू से हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए है। और कुछ एक्ट्स के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। उसी में जो है हमारे जो है कुछ एक्ट्स बच रहे थे, जिसके बारे में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी का 3rd लेक्चर। तो दोस्तों पहले तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो ही चुकी है, मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कॉन्स्टिट्यूशन की। आज फिर से बताने जा रहा हूं मैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या एक्चुअली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। हर कंट्री के पास अपनी अपनी कंट्री का अलग अलग सा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो है राज्य व्यवस्था जो डिफाइन करी गई होती है कि हमारा जो राज्य है पूरा वो कैसे चलेगा, हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसे काम करेगी, हमारी जो कार्यपालिका है वो कैसे काम करेगी, जो और हमारी विधायिका है वो कैसे काम करेगी। उसमें हर चीज लिखी होती है कि सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, हर चीज एक डिफाइन की जाएगी। देश किस तरह से हमारा आगे बढ़ेगा, किस तरह से इलेक्शन होंगे, हर चीज को उसमें डिफाइन करते हैं। हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसी के बारे में हम इन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कशन में जो हमारी जो पीछे रह गई थी उसमें जो हम एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि इंपोर्टेंट एक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमने पढ़े एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो भी पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करते रहना। ठीक है, फिर से मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। आज हम पहले कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने पिछली क्लास छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, पहले तो हमारा हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया था। क्यों बोला गया था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के वो चैम्सफोर्ड थे, और जो स्टेट सेक्रेटरी थे इंडिया के, जो कैबिनेट के होते हैं, एक्चुअल ब्रिटिश पार्लियामेंट कैबिनेट के होते हैं स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है, वो थे मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो उस टाइम जब एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, तो उसे क्या कहा गया, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको जो लाने का जो पहला मेन रीजन ये था कि जो क्रांतिकारी जो हैं वो बढ़ रहे थे 1909 के बाद, 1909 के बाद जो क्रांतिकारी की संभावना थी वो बढ़ रही थी, ज्यादा क्रांतिकारी हो रहे थे। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उसमें जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो था देश के लिए वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, उसी को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि हम आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आइडिया लेके आए हैं, तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 लेके आए। ठीक है दोस्तों, 1919 लेके आए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ मेनली, ठीक है, कि इन्होंने क्या करा, पहले तो इन्होंने बोला कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो आईएनसी के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, वो मांग कर रहे थे कि हमें एक ऐसा इलेक्शन चाहिए, एक तो डायरेक्टली इलेक्शन चाहिए हमें, और जो हमारा जो भी लीडर होंगे वो हमारे थ्रू ही चूज हों। ठीक है, जो भी हमारे में कानून बने तो हम ही डिसाइड करें। उसी के लिए जो इन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए ये एक्ट लेके आए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक्ट में जो 4-5 मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस एक्ट को हम फिर से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेगा। तो इस एक्ट में मेनली हुआ क्या कि जो सेंटर का सब्जेक्ट था, ठीक है, उसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया। ठीक है, समझ गए दोस्तों, सेंट्रल सब्जेक्ट मतलब जो सेंटर के काम थे और प्रोविंशियल के काम थे उनको अलग अलग कर दिया गया। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे तो उनको जो डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में। ठीक है, जब ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट जो डिवाइड, सब्जेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे भी काम किया है, इनके कार्य जो होंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होंगे लेजिस्लेशन में, वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेट करेगा गवर्नर, बट वो किसके कहने पे करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, जो प्रोविंशियल में मिनिस्ट्रीज होंगे, ठीक है, उनके कहने पर करेगा ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक, जिसको भी पास करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने की ये है कि एक्चुअली ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे कि जैसे एजुकेशन उस प्रोविंशियल स्टेट में कैसी है, उसको कैसे मेंटेन करे, उसके ऊपर डिसीजन लेना। ठीक है, वहां भी लोकल ट्रांसपोर्ट कैसी थी, ठीक है, उसके ऊपर डिसीजन लेना, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर डिसीजन लेना, ऐसे ही 3-4 और चीजें थी। ठीक है, वो आते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट में। ठीक है, जिसके ऊपर की मिनिस्ट्री डिस्कस कर सकती है और उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और गवर्नर जो है उसके ऊपर डिसीजन लेने से पहले जो है मिनिस्ट्री से जो है परमिशन मांगेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, लेजिस्लेशन में जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो डिसीजन देंगे, तभी जो गवर्नर जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर जो अपना डिसीजन दे सकता था। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है
वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत तेज थे एक्चुअली में लोग, ये जो ब्रिटेन के थे, ठीक है, इन्होंने एक्चुअली में पता क्या करा, जो मेन था रिजर्व सब्जेक्ट में कि पैसा, टैक्स, ठीक है, मेन जो चीजें थी, बाउंड्री की डिस्कशन के बारे में, किसी स्टेट्स की बाउंड्री के बिटवीन जो भी होगा, ठीक है, जो भी ये मेन चीजें थी, पैसे का जो लेन देन था, टैक्स था, ठीक है, रिवेन्यू था, ये इन्होंने जो था अपने पास रखा था। इसके ऊपर सिर्फ जो है गवर्नर ही डिसीजन ले सकता था, ठीक है, कोई भी जो लेजिस्लेशन का मिनिस्टर था इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता था। और ना ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल थे मिनिस्ट्री को, कि मिनिस्ट्री अगर मान रही है इस बात को तो भी ठीक, तो भी वो जो है कानून पास हो जाता, अगर नहीं मान लेगी तो भी वो कानून जो है पास हो जाएगा। रिजर्व सब्जेक्ट का जो भी कानून बनेगा रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, वो गवर्नर के हाथ में होंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में होंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ इसमें, जो है ये जो दो सब्जेक्ट बने थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है, ये चल पड़ा जो सेंट्रल सब्जेक्ट प्रोविंशियल, ये क्या बन, ये एक डायरेची, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस, इसे क्या कहा गया, डायरेची, ठीक है, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट, ठीक है, सिस्टम कहा गया। अब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, कि जो डुअल सिस्टम गवर्नमेंट है या डायरेची है, वो किस एक्ट के थ्रू जो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन मतलब क्या है, जहां पे अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, जो कि हमारे जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वो फर्स्ट टाइम जो हुई थी, ठीक है, वो फॉर्म्ड हुई थी इसी एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, ठीक है, लोअर हाउस बना था और एक अपर हाउस बना, ठीक है। और पहली बार जो यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का बेस समझते हैं आप क्या होता है, कि मतलब हर किसी को नहीं दिया जाता था वोट देने का, ठीक है दोस्तों, किसी को एजुकेशन के बेस पे दिया जाएगा, या ये कोई वहां पे व्यक्ति जो है किसी एरिया में अमीर है तो उसको हक दिया जाए कि हाँ भी ये दे सकता है वोट, ठीक है, परमिशन दी जाती कि ये बंदा वोट दे सकता है अपना लीडर चूज करने के लिए, ठीक है, हर किसी को नहीं, तो उसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो उसी के तहत जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है, और बाई कैमरल लेजिस्लेशन में जो है दो हाउसेज आए, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब इस एक्ट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 है, जिसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया बाद में, ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू आया था। क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 जो बना वो किस एक्ट के आधार पे बना था, तो वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब जो था कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ठीक है, उसमें इंडियन जो पहले 3 थे अब 6 मेंबर कर दिए इंडियंस मेंबर, ठीक है दोस्तों। इससे ये इन्होंने इसलिए बढ़ाया कि थोड़े से खुश हो जाए, पर जो भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही होते थे, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहे बढ़ा भी दो यहाँ पे मेंबर यहाँ पे, परंतु आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रिजर्व सब्जेक्ट जो होंगे वो तो गवर्नर के हाथ में ही होंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में। ये तो सिर्फ मतलब लोगों को भटकाने वाली बात थी, ठीक है दोस्तों। ये मेन पॉइंट आपको मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बता दिए। अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आ रहा होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें प्लीज, और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आपको इजीली वे से समझाता रहूं। अगर आपको कोई डाउट होगा किसी भी चीज में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है दोस्तों। हुआ एक्चुअली क्या, ये एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि हो क्या रहा था कि जब ये एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इन्होंने क्या करा कि वो कमीशन भेजा अपना, को दोस्तों मेरे को रिमेंबर नहीं है अभी आ रहा, साइमन कमीशन, हाँ एक्चुअली साइमन कमीशन भेजा, और उनका भेजने का मतलब यही था कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये आप इंप्रूवमेंट करो, और जो हम दूसरा एक्ट लेके आएंगे उसमें वो इंप्रूवमेंट डाल देंगे, ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि इसी का साइमन कमीशन में जो कोई भी हमारा इंडियन नहीं था, इंडियन का कोई भी लीडर नहीं था, आईएनसी का कोई लीडर नहीं था, किसी भी पार्टी का कोई लीडर नहीं था, इसी से नाराज होकर जो है सभी ने जो गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, और इनको जो है इनको डिसीजन लेने के लिए पीछे कर दिया कि नहीं, हम इनके बेस पे नहीं हम अपना देश चलने देंगे, हम खुद डिसाइड करें कि हमें आगे क्या आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जब इसी का टाइम आ रहा था 1920 और 1930 के आसपास जो था, एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जो है बढ़ने लग पड़ी थी, क्योंकि तब आ गया था नेहरू रिपोर्ट भी आ गई थी, ठीक है, जिसमें कि कुछ पॉइंट थे जो कि एज अ बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, ठीक है। उन सभी बातों को देखते हुए गोल मेन सम्मेलन हुआ था, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ठीक है। उसी के बाद जो ये डिसीजन लिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड
प्रोविंशियल स्टेट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब हर जो भी प्रोविंशियल स्टेट थी या प्रिंसली स्टेट थी, प्रोविंसेस थी या प्रिंसली स्टेट थी, उनको जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बना दिया गया था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी होंगे, इलेक्शन होंगे, तो हर एक प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट से एक बंदा लिया जाएगा, ठीक है। इसी के थ्रू जो है हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, फेडरल कोर्ट्स बनाए गए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, कि मतलब जो प्रोविंशियल लेवल पे सर्विस कमीशन थे उनको भी बनाया गया, ठीक है। अब क्या था, और इसमें क्या करा गया, 3 लिस्टें जो है इंट्रोड्यूस करेगी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इन लिस्टों में एक्चुअली क्या होता था कि जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट लिखे होते थे, ठीक है, जो भी कार्य लिखे होते थे, उनके ऊपर जो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों ही डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। प्रोविंशियल में ओनली प्रोविंशियल स्टेट्स ही ले सकती थी, और फेडरल में जो है सेंटर ही ले सकते थे, ठीक है, डिसीजन उस आपके क्या बोलते उस कार्य में जो भी उस लिस्ट में लिखे हुए होते थे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो डायरेक्टरी सिस्टम आया था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, उसको जो है इन्होंने जो है एबोलिश कर दिया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो डुअल गवर्नमेंट है या डायरेक्टरी जो है सिस्टम था प्रोविंसेस में, वो कैसे किस मतलब आपके एक्ट में एबोलिश हुआ था, किस एक्ट में खत्म कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, उसका जो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी एस्टेब्लिशमेंट हुई तो किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो इसका आंसर भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है दोस्तों। अब ये जो एबोलिश जो ही थी आपकी डायरेक्टरी सिस्टम, ये प्रोविंशियल लेवल पे तो होगी थी, ठीक है। अब इसको जो इंट्रोड्यूस कर दिया था इन्होंने सेंट्रल लेवल पे जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। और जो बाइकैमरलिज्म थी, अपर हाउस और लोअर हाउस जो प्रोविंशियल पे बना दिए, प्रोविंसेस पे बना दिए, क्या मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा जो है छोटी छोटी जो है प्रोविंशियल लेवल पे बना दी, और जो डायरेक्टरी सिस्टम है, ठीक है, वो सेंटर में ले आए थे, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज होते हैं सभी, और क्वेश्चन आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो है डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस तो हुआ था पर सेंटर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, वो प्रोविंसेस में हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक हो गया। इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है, इन्होंने पहले बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। ये जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट थे, ठीक है। इसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। उससे पहले और भी छोटे छोटे एक्ट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द अगस्त ऑफर 1940, ठीक है। इसमें जो क्या करा, ये क्यों लेके आए, अगस्त ऑफर को क्यों लेके आए, कि जो भी थे आईएनसी के लीडर थे, उन्होंने क्या करा कि जो भी ब्रिटिश सेना थी जिसमें इंडियंस थे, ठीक है, उनको भड़का दिया गया कि यार आप जो सेकंड वर्ल्ड वार के लिए इनकी सपोर्ट में मत जाओ, ठीक है। इसी बात को सुनते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और चालाकी खेली, और ये जो अगस्त ऑफर लेके आए कि अभी हमें आप सपोर्ट करो, ठीक है, और आगे हम आपके लिए जो भी आपकी मांग है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, वो हम आपको देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बना जब भी आपका बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आप उसके लिए हम इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और आप ही उसका आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इन्होंने ये बोला, ठीक है। अभी इसमें जो था एक एस्टेब्लिशमेंट हुई एडवाइजरी वार काउंसिल की, क्योंकि तब बार चली हुई थी, तो इनको बार के लिए जो थे सोल्जर चाहिए थे, ठीक है, तो इनकी सपोर्ट चाहिए थे, इसीलिए इनका जो मेन रीजन था अगस्त ऑफर 1940 को लेके आने का, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, इस ऑफर में जो है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है और इंडियन जो है इंक्लूड करेंगे। पहले तो इंक्लूड करेंगे थे 1990 एक्ट में 6 मेंबर कर लिए थे टोटल, अब और ज्यादा बढ़ाए गए, ठीक है, कि इनकी अगर पार्टिसिपेशन रहेगी तो सभी इंडियंस को विश्वास रहेगा, लीडर को विश्वास रहेगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ज्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं, तो ये जो आगे डिसीजन लेंगे तो हमारे दायित्व के लिए लेंगे, हमारा जिसमें भलाई ही होगी, ठीक है। तो इसमें इनका जो था मेन ये हाथ था कि हमें हमारा माइंड डिवाइड करना है, और जो भी मूवमेंट चल रहे हैं इस टाइम में उनको इग्नोर करते हुए कि हमारे जो सेकंड वर्ल्ड वार में आप साथ दें हमारा, ठीक है। अब उसके बाद जो आया सीआर फार्मूला की बात हम डिस्कस करेंगे, इसमें अभी नहीं करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसकी हिस्ट्री में बात करेंगे दोस्तों। वेब-बेल प्लान 1945, वेब-बेल प्लान में 1945 में क्या आया कि उन्होंने इस प्लान के अंडर क्या बोला गया कि हम जो है इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे फ्यूचर में, बस इतनी बात कही। जो उस टाइम जो थे लॉर्ड एटलीस्ट जो थे उसने अनाउंसमेंट कर दी थी मार्च 1946 में, ठीक है, कि हम जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, ठीक हो गया दोस्तों।
अब क्या कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान जो है, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कुछ कैबिनेट मिशन में कुछ मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि भेजे गए थे एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट से। 3 मेंबर थे इसमें, जो थे एक क्रिस्प थे, एक स्टैनफोर्ड थे और एक और थे, ठीक है। उसके बारे में अभी मेरे को नाम याद दिया, और यहाँ पे आपको नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है नाम नहीं पूछेंगे आपको, यही पूछेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। पूछते हैं तो हिस्ट्री के हिसाब से पूछते हैं, हिस्ट्री में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें आपको यही पॉइंट आउट निकालना है कि पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा हमारे यहाँ पे कि इसमें हुआ क्या क्या एक्चुअली, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स विच शुड डील विद द फॉरेन अफेयर्स, ठीक हो गया। To set up an interim government and a constituent assembly should be set up to draw up the future constitution of country, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, यहां पे जो है एक यूनियन ऑफ इंडिया बननी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बोथ जो ब्रिटिश इंडिया की स्टेट्स हैं वो भी होंगी, और जो उस टाइम जो प्रोविंशियल स्टेट थी, ठीक है, जिसके ऊपर ब्रिटिश इंडिया का हक नहीं था उस टाइम भी, ठीक है, वो भी होंगी, ठीक है। वो इकट्ठी जो है डील करेंगी फॉरेन अफेयर्स के साथ, ठीक है। उनकी एक यूनियन बननी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो है उन्होंने क्या बोला है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक हो गया। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, ठीक है, जो कि फ्यूचर में इस कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। उन्होंने इसमें यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट, मेरा स्किप हो रहा वर्ड एक्चुअली, ठीक है, ये काफी क्रिस्पी वर्ड है एक्चुअली, स्किप हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इन्होंने डिसाइड करा कि 10 लाख जो भी होंगे, 10 लाख लोग, ठीक है, 10 लाख लोग होंगे, ठीक है, उसमें से एक मेंबर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें मेन कम्युनिटी 3 रखी थी इन्होंने, कि जनरल कम्युनिटी रखी थी, एक सिख कम्युनिटी रखी थी, एक मुस्लिम कम्युनिटी रखी। 70 के अराउंड 396 के आसपास टोटल सीट्स थी, ठीक है दोस्तों। उसमें 78 के अराउंड जो है इन्होंने दे दी थी मुस्लिम्स को, और 250 के अराउंड जनरल दे दी थी, और थोड़ी सी जो है वो सिख समुदाय के लिए दे दी थी, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था कि जो भी होंगे सिलेक्ट यहाँ पे जो है, वो एक पर्सन सिलेक्ट होगा 10 लाख पर, ठीक है, जब भी वोटिंग होगी, ठीक है। ये जो होंगे सिलेक्ट, वो सिलेक्ट करेंगे उस टाइम जो प्रोविंशियल लेवल रजिस्ट्रेशन में जो भी सदस्य थे वो सिलेक्ट करेंगे इन लोगों को, जो भी इसमें कुछ लॉयर्स थे, कुछ उस टाइम के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी और कैसे कैसे कौन कौन से रेजोल्यूशन आए उस टाइम में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, और इसमें जो है डायरेक्टली जो है डिक्लेयर कर दिया गया कि अब जो है इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इसमें क्या कहा गया कि एक इस्टेब्लिश कर दी गई एक गवर्नमेंट सेंटर में भी और एक प्रोविंसेस लेवल में, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, ठीक है, उन्हें क्या बना दिया गया उस टाइम, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉमिनल हेड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हेड्स बना दिए गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना, संवैधानिक पद के हेड बना दिए गए, ठीक है, मुख्य अधीश बना दिए गए, ठीक है। जो लॉर्ड माउंटेन बैटन थे उस टाइम, ठीक है, वो बने थे हमारे आजाद होने के बाद, इंडिया आजाद होने के बाद क्या बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। और जो थे फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, जो इंडियन थे वो से सी राजा गोपालाचार्य, ठीक है। ये जो रहे वो रहे 1950, 26 जनवरी 1950 तक रहे, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट कर लिया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो है इसी के बाद जो है नई गवर्नमेंट बनी, ठीक है, इसी के तहत इलेक्शन हुआ, ठीक है। उससे पहले जो है हमारी जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया। 1947 के बीच और 1950 के बीच एक गवर्नमेंट बना दी गई थी, उसे नाम दिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, अस्थायी गवर्नमेंट बोलते हैं जिसको कि, ठीक है। उसके भी इंपोर्टेंट जो थे मिनिस्टर थे, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सारी बातें अगले लेक्चर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज जो हमने इस लेक्चर में अपने मेन जो है 3 एक्ट्स के बारे में बात कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, अगस्त ऑफर, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, ठीक है, और कैसे आगे जो है ड्राफ्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन कौन सी कमेटी बनी, उन सभी चीजों के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है सब कुछ, तो दोस्तों आप सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें और कमेंट करें। इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा, और इसी की रिवीजन भी करेंगे हम। बीच बीच में एक ऐसी वीडियो आएगी जब हमारे 10 के आसपास लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक रिवीजन की वीडियो लेके आऊंगा, वो काफी लंबी होगी, एक साथ में सारी मैं रिवीजन करवा दिया करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है थोड़े ही दिनों में मैं एक और बैच लेके आऊंगा एमसीक्यूज बेस पे, जिसमें कि हम पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है एक्चुअली जो हम भूल जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जो है एमसीक्यूज कर लें तो वो जो है चीज हमारे लिए इजी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और अब तो मैंने आपको समझा ही दिया अच्छे से, ठीक है। अब फिर से आप रिवीजन करेंगे आप मेरे साथ, उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है, तो आपको सारी चीजें जो अच्छे से याद हो जाएंगी, कहीं जाने को आपकी जरूरत नहीं है। आप बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और अगले लेक्चर में मिलते हैं इंडियन पॉलिटी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।